नमस्कार। आज हमारे सामने 1973 की शुरुआत के कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। ये जय गुरुदेव संदेश और भविष्यवाणियां नाम के प्रकाशन से हैं। हाँ, और इनमें बाबा जय गुरुदेव के उस समय के संदेश, उनकी गतिविधियां और खासकर जो भविष्यवाणियां थीं, वो सब भरी पड़ी हैं। बिल्कुल। तो हमारा काम है कि इन दस्तावेजों को जरा खंगालें और समझें कि उस दौर में क्या अहम माना जा रहा था। चलिए इन पन्नों में जरा गहराई से उतरते हैं। जरूर। देखिए, शुरुआत ही कुछ खास घटनाओं और प्रतीकों से होती है। जैसे 1 जनवरी 1973 को देश भर में जय गुरुदेव का झंडा फहराया गया। अच्छा। हाँ, और अगले ही दिन उतार लिया गया। इसको एक बहुत अहम, मतलब लगभग ऐतिहासिक तारीख की तरह बताया गया है। हाँ, ये झंडे वाली बात तो ध्यान खींचती है। क्या अनुयायियों के लिए कोई और भी ऐसे खास प्रतीक या काम बताए गए थे? बिल्कुल, एक खास टोपी पहनने का जिक्र है और ये भी कहा गया कि इसे पहनने वालों का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। इससे भी बड़ी घटना थी वो फरवरी 1973 का चित्रकूट कार्यक्रम। उसको तो एक युगांतरकारी घटना कहा गया, जहां लाखों लोग आए थे। लाखों लोग? ये तो बहुत ही बड़े पैमाने का आयोजन लगता है। हाँ, और उनका कहना था कि इसका मकसद था महान शक्तियों का आवाहन करना, और खासकर जो 20 से 30 साल के युवा थे उन्हें उनकी आगे की भूमिका के लिए तैयार करना, मतलब एक नवयुग की नींव रखना। अच्छा, लेकिन क्या स्रोत सिर्फ अच्छी बातें ही बताते हैं चित्रकूट के बारे में या कुछ और भी है? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। जहां एक तरफ इतना भव्य बताया गया, वहीं स्रोतों में चित्रकूट में लूटपाट जैसी घटनाओं का भी जिक्र मिलता है। लूटपाट भी? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, है तो। इस पे शायद आगे और जानकारी मिले। खैर, इन घटनाओं और प्रतीकों के अलावा मुझे लगता है सामाजिक और नैतिक शिक्षाओं पर भी काफी जोर दिया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। सबसे खास तो खान पान और नशे को लेकर बड़े सख्त नियम थे। मतलब पूर्ण शाकाहार, मांस मछली अंडा कुछ नहीं खाना, और शराब भांग कोई भी नशा उससे पूरी तरह दूर रहना। ये तो अनुयायियों के लिए जरूरी बताया गया होगा। हाँ, अनिवार्य था। और एक और बड़ी अनोखी बात जो मुझे लगी वो थी डायरी लिखने का निर्देश। ये क्या था? मतलब सिर्फ अपनी बातें लिखने के लिए? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। सत्संगियों को, मतलब जो लोग सत्संग में आते थे, उन्हें कहा गया कि एक डायरी रखो, उसमें अपनी गलतियां तो लिखो ही, पर साथ में समाज में जो भ्रष्टाचार फैला है, अनैतिकता है। अच्छा। जैसे जैसे? जैसे कोई अफसर या मंत्री रिश्वत ले रहा हो, नशा कर रहा हो या तोड़फोड़ में शामिल हो, इन सब के उदाहरण भी दर्ज करो। अरे! हाँ, पर शर्त ये थी कि ये सब पूरी सच्चाई और निष्पक्षता से लिखा जाए। तो ये एक तरह का सोशल ऑडिट जैसा हो गया। इसका मकसद क्या बताया गया था? इसका मकसद भविष्य से जुड़ा था। कहा गया कि ये डायरियां आगे चलकर देश का चरित्र सुधारने में मदद करेंगी। वैसे भी चरित्र पर बहुत जोर था। उनका मानना था कि गरीबी जैसी समस्याएं चरित्र ठीक होने से ही दूर होंगी, लूटपाट या झूठे वादों से नहीं। चरित्र ही देशभक्ति, दया, प्रेम, सेवा का आधार है, ऐसा कुछ। बिल्कुल। और सेवा की बात आई तो दान पुण्य पर भी जोर था। हाँ, किस तरह का? एक सीधा सा निर्देश था, रोज अपनी रसोई से एक चुटकी आटा अलग निकालो और उसे किसी जरूरतमंद या भूखे मेहमान को दे दो। माना जाता था कि इससे पुण्य मिलता है और दिल में दया, प्रेम, सत्य जैसे गुण आते हैं। ये तो हुई नैतिक और सामाजिक बातें, लेकिन इन दस्तावेजों का शायद सबसे चर्चित हिस्सा वो भविष्यवाणियां और चेतावनियां हैं। ऐसा लगता है जैसे आने वाले मुश्किल वक्त की तस्वीर खींची जा रही थी। बिल्कुल। साफ कहा गया कि महंगाई बहुत बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेंगे, खासकर किसानों और मजदूरों पर बोझ पड़ेगा। अनाज, बिजली, पानी की भारी कमी होगी, सूखा पड़ेगा, यहाँ तक कि आग लगेगी, धरती फट जाएगी जैसे बहुत तीव्र शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। बाप रे! इतनी गंभीर चेतावनियों के बीच क्या बदलाव की कोई उम्मीद भी थी? कौन निकालेगा इस मुश्किल दौर से? हाँ, और यहीं पर युवाओं की भूमिका बहुत अहम बताई गई। कहा गया कि भारत में बदलाव बच्चे और विद्यार्थी लाएंगे, खासकर 20 से 30 साल वाले। अच्छा। एक जगह तो लिखा है रावण मारा जाएगा और लंका फूंक दी जाएगी। शायद मौजूदा व्यवस्था को उखाड़ने का संकेत था ये। यानी राजनीतिक उथल-पुथल की सीधी भविष्यवाणी। हाँ, नेताओं में असंतोष फैलेगा और विद्यार्थी राजनीतिक परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा कहा गया। तो ये जो 1970-80 का दशक था, इसे एक बड़े टकराव और सफाई का दौर बताया गया।
हाँ, भविष्यवाणी थी कि इस दशक में असामाजिक तत्वों का नाश होगा और चरित्रवान लोग धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। और इसके ठीक बाद मतलब 1980 के बाद एक स्वर्ण युग आएगा। स्वर्ण युग, ये तो बहुत बड़ा दावा है। कैसा होगा ये स्वर्ण युग, कुछ बताया है? हाँ, बताया है। जैसे भारत में सोना चांदी की कोई कमी नहीं रहेगी, इतनी के लोग घरों में ताले नहीं लगाएंगे, समाज में प्रेम, अहिंसा, समानता फैलेगी और भारत का दुनिया पर प्रभुत्व होगा। दुनिया पर प्रभुत्व, ये भविष्यवाणियां तो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। अनुयायियों की संख्या को लेके भी कोई दावा था क्या? हाँ, 1972 तक 20 करोड़ नर नारियों को जगाने का दावा किया गया था और कहा गया कि यही लोग राजनीतिक बदलाव में मुख्य भूमिका निभाएंगे। 20 करोड़? इनके अलावा और भी कई थीं। बिजली कटौती बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी, एक भयंकर भूकंप आएगा, ज्यादातर राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अरे बाप रे, अमेरिका चीन में टक्कर, पाकिस्तान का भारत पर हमला और यहाँ तक कि रूस और अमेरिका एक हो जाएंगे। ये लिस्ट तो काफी लंबी और नाटकीय है। इन सब सामाजिक राजनीतिक बातों के साथ क्या कोई आध्यात्मिक पहलू भी था इन संदेशों का? हाँ, बिल्कुल था। एक तो ये साफ किया गया कि जय गुरुदेव बाबा का खुद का नाम नहीं है, उनका नाम तुलसीदास बताया गया। ये परमात्मा का नाम है जिसका वो प्रचार कर रहे थे। अच्छा। और नियमित साधना, सुमिरन, ध्यान, भजन पर जोर था। कहा गया कि इससे अंदर की दिव्य आंख खुलती है और परमात्मा की आकाशवाणियां सुनाई देती हैं। और भविष्य की शासन व्यवस्था में भी आध्यात्मिकता की कोई भूमिका बताई गई? हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। कहा गया कि भविष्य में देश का संविधान, शिक्षा प्रणाली, सारे नियम कानून महात्माओं से पास होंगे। यहाँ तक कि जो लोग शासन चलाएंगे उन्हें भी महात्माओं से ट्रेनिंग लेनी होगी। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज हमें 1973 के उस दौर का एक आईना दिखाते हैं जहां आध्यात्मिक उपदेश, सख्त नैतिक नियम, सामाजिक बुराइयों की आलोचना और भविष्य के लिए बहुत बड़े नाटकीय बदलावों की भविष्यवाणियां सब एक साथ मौजूद थीं। हाँ, और चित्रकूट जैसे बड़ी सभाएं या वो डायरी लिखने का निर्देश, ये सब दिखाता है कि एक बड़े आंदोलन को संगठित करने की कोशिश हो रही थी। सही कहा। ये सब देखकर सोचना वाकई दिलचस्प है कि 1973 के उस सामाजिक राजनीतिक माहौल में, जहां शायद अनिश्चितता भी थी और बदलाव की इच्छा भी, उस माहौल में इस तरह के संदेश और भविष्यवाणियां लोगों को क्यों आकर्षित कर रही थी? और ये भी कि अनुयायियों को अपनी और दूसरों की गतिविधियां इस तरह डायरी में लिखने को कहना, ये किस तरह की जवाबदेही बना रहा था, या शायद एक तरह की निगरानी का तंत्र? हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर श्रोता खुद भी सोच सकते हैं।